नमस्कार विद्यार्थियों। कॉलेज शिक्षा विभाग राजस्थान जयपुर की इस अभिनव पहल ज्ञानदूत में आपका एक बार पुनः स्वागत है। मैं डॉक्टर प्रेरणा जैन, एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर से। आज हम बात करने जा रहे हैं कॉस्ट अकाउंटिंग विषय के एक महत्वपूर्ण टॉपिक जिसे इन्वेंट्री कंट्रोल कहा जाता है, जिसे मटीरियल कंट्रोल भी कहा जाता है। इस एस्पेक्ट पे हम बात करेंगे। देखिए, आप जानते हैं जब हम कॉस्ट की बात करते हैं तो देयर आर 3 एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट: मटीरियल, लेबर एंड ओवरहेड्स। और इनमें से मटीरियल जो होता है वो किसी भी प्रोडक्ट की कॉस्ट में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। इसीलिए नॉर्मली जो कॉस्ट अकाउंटेंट्स होते हैं वो इस फर्स्ट एलिमेंट ऑफ कॉस्ट के कंट्रोल पे सबसे ज़्यादा एम्फेसिस करते हैं, क्योंकि ये मान के चला जाता है कि अगर आपने इन्वेंट्री की लागत को अपने नियंत्रण में ले लिया तो किसी भी प्रोडक्ट की कॉस्ट को मिनिमाइज़ करने का जो हमारा टारगेट है उसे हम आसानी से अचीव कर पाएंगे। तो आज हम बात करेंगे कि इन्वेंट्री की कॉस्ट को कंट्रोल कैसे किया जाता है और क्या इसका प्रोसीजर है। इसके पूरे एस्पेक्ट पे हम बात करने जाएंगे। तो जब हम इन्वेंट्री कंट्रोल की बात करेंगे तो सबसे पहले बात आती है कि इन्वेंट्री कंट्रोल या मटेरियल कंट्रोल है क्या। देखिए, आप जानते हैं कि किसी भी प्रोडक्ट को बनाते समय जो सामग्री हमें ज़रूरत होती है, अगर ये जो रिक्वायर्ड मटेरियल है इसकी रिक्वायर्ड क्वालिटी या इसको राइट क्वांटिटी में अगर राइट टाइम पे और राइट प्लेस से परचेज़ कर दिया जाए ताकि लागत को नियंत्रण किया जा सके, तो ये जो पूरा सिस्टम है इसे हम मटेरियल कंट्रोल का नाम देंगे। यानी सामग्री को प्राप्त करने से लेकर उसे संग्रहित करना, उसे प्रयोग में लेना, इस सारे के सारे प्रोसेस को अगर हम सिस्टमेटिकली कंट्रोल कर लेते हैं तो ये पूरा का पूरा कंट्रोल एस्पेक्ट क्या कहलाएगा? मटेरियल कंट्रोल कहलाएगा। तो कुल मिला के हम सिंपल वर्ड्स में ये कह सकते हैं कि एक ऐसा सिस्टमेटिक कंट्रोल है जिसमें हम परचेजिंग, स्टोरिंग, यूजेज, जो भी मटेरियल का ये पूरा एक साइकिल चलता है, लाने से लेकर यूज़ करने तक का जो साइकिल चलता है, उस साइकिल में हम इस तरह से हमारा कंट्रोल एस्पेक्ट लगाते हैं, सिस्टमेटाइज करते हैं काम को कि हमारा मटेरियल की कॉस्ट मिनिमम लेवल पे आ जाती है। यानी हम जब मटेरियल कंट्रोल की बात करते हैं तो छोटे शब्दों में हम ये कह सकते हैं, बहुत शॉर्ट में समझने के लिए कह सकते हैं कि बहुत सारे व्हाट्स एंड हाउ का हमें आंसर देना होता है। हमें क्या खरीदना चाहिए, यानी व्हाट शुड बी परचेज्ड, व्हेन कब खरीदना चाहिए, राइट टाइम ऑफ परचेजिंग क्या है, कहाँ से हम खरीदें, फ्रॉम वेयर टू परचेज, कितना क्वांटिटी खरीदना चाहिए और किस रेट पे, एट व्हाट प्राइस। अगर ये सारे क्वेश्चंस का आंसर हम प्रॉपर एंड सिस्टमैटिक वे में कर लेते हैं तो ये जो पूरा प्रोसेस है, इन सारे WH वर्ड्स का आंसर फाइंड आउट करना, ये हमारा मटेरियल कंट्रोल कहलाएगा, राइट। यानी जब मटेरियल कंट्रोल करने जाएंगे तो मटेरियल कंट्रोल को करते समय हमें 2 एस्पेक्ट पे काम करना होगा। एक मटेरियल से रिलेटेड अकाउंटिंग एस्पेक्ट होगा और दूसरा इसका ऑपरेशनल एस्पेक्ट होगा। अकाउंटिंग एस्पेक्ट्स क्या आशय है, यानी जब आप मटेरियल को खरीदते हैं तो जो मटेरियल को खरीदने से रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस हैं, जो मटेरियल के मूवमेंट, चाहे वो आप ऑर्डर देने से शुरू करते हैं या उसके बजट बनाने से शुरू करते हैं, मटेरियल खरीदा जाता है और उसको प्रोडक्शन के काम में लिया जाता है, तो ये पूरा का पूरा एस्पेक्ट का जो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है उसको रखना वो हमारा अकाउंटिंग एस्पेक्ट हो जाता है। दूसरा एस्पेक्ट हमारा ऑपरेशनल एस्पेक्ट है, जिसमें हम ये बात करते हैं कि मटेरियल की सप्लाई या मटेरियल की क्वांटिटी हमारे पास ऐसी रहे कि हमें काम में लेने के लिए जितना जब मटेरियल चाहिए हमारे पास अवेलेबल हो, न सरप्लस बहुत ज़्यादा हो और न हमारा प्रोडक्शन में कोई इंटरप्शन आए। तो मटेरियल कंट्रोल से रिलेटेड 2 एस्पेक्ट्स हो गए। पहला एस्पेक्ट अकाउंटिंग एस्पेक्ट हुआ और दूसरा एस्पेक्ट कौन सा हो गया? ऑपरेशनल एस्पेक्ट हमारे पास हो जाता है, राइट। अब क्या
ऑब्जेक्टिव्स हैं या सामग्री नियंत्रण के हमारे उद्देश्य क्या हैं, क्या हम टारगेट लेके चलते हैं कि अगर हम मटेरियल कंट्रोल का ये पूरा प्रोसीजर फॉलो करेंगे जो हम पढ़ने जा रहे हैं तो कौन से टारगेट हमारे अचीव हो जाएंगे, क्या क्या उद्देश्य हम फुलफ़िल कर पाएंगे। तो हम इसमें ये कह सकते हैं कि सबसे पहली बात ये है, जैसे मैंने आपसे कहा था कि बहुत सारे WH वर्ड्स का आंसर मिल जाता है, तो वो जो WH वर्ड्स है, कहाँ से खरीदना, कब खरीदना, कितना खरीदना, कितनी क्वांटिटी में खरीदने के बाद क्या क्वालिटी का खरीदना, किस रेट पे खरीदना है, ये सारे क्वेश्चंस का जो आंसर है वो ही मटेरियल कंट्रोल के एक तरह से ऑब्जेक्टिव बन जाते हैं। यानी हम ये कह सकते हैं कि जब हम मटेरियल खरीद लेंगे प्रॉपर तरीके से तो हमारा अनइंटरप्टेड प्रोडक्शन होगा, हमारे प्रोडक्शन पे कोई एक तरह से हिंड्रेंस नहीं आएगा या प्रोडक्शन को आपको कभी रोकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मटेरियल अगर आपके पास अवेलेबल है तो प्रोडक्शन के लिए जो ज़रूरत है वो वहाँ पर इशू किया जा सकता है। इसी तरह से दूसरा क्या ऑब्जेक्टिव ले सकते हैं कि जितना क्वांटिटी की ज़रूरत है और जितना क्वालिटी, जिस क्वालिटी की ज़रूरत है उसको सही समय पर खरीदना, यानी जो वस्तु हमें चाहिए वही खरीदना, सही रेट पर खरीदना, सही क्वालिटी का खरीदना, ये हमारा दूसरा ऑब्जेक्टिव हो जाता है। उसके बाद तीसरा ऑब्जेक्टिव हमारा हो जाएगा, हमें दो चीज़ों पर नियंत्रण करना है, क्योंकि नियंत्रण करेंगे तो हम लागत मिनिमाइज कर पाएंगे। बार बार हमारा कॉस्ट अकाउंटिंग का जो बेसिक टारगेट है वही है कॉस्ट को मिनिमाइज करना, ताकि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के टारगेट को अचीव करने में कॉस्ट अकाउंटिंग यूज़फुल हो जाए। तो कॉस्ट मिनिमाइज तब होगी जब आपकी एक तो मिनिमम कॉस्ट पे आप खरीदें, कहाँ से खरीदना, कब खरीदना, वो डिसीजन हम जब लेंगे तो डेफिनेटली हमारा टारगेट रहेगा कि हम मिनिमम कॉस्ट पे मार्केट को स्टडी करके हम खरीदेंगे। और दूसरा, कॉस्ट को रोकने का एक तरीका ये है कि हम अपने वेस्टेज, जो हमारा यहाँ पे क्षय हो जाता है, जो हमारा चीज़ें हो जाती है, उसको रोकना भी हमारा एक टारगेट होता है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो टारगेट होता है वो होता है कि हमारी जो कार्यशील पूंजी है, जो हमारा वर्किंग कैपिटल है, उसका ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन हम ये करना चाहते हैं, ताकि मटेरियल में हमारा बहुत ज़्यादा मनी भी इन्वेस्टेड नहीं रहे और प्रोडक्शन भी हमारा रुके नहीं। और साथ ही जो नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है वो है कि इस सारे प्रोसेस में हम बहुत सारे लोगों को रिस्पॉन्सिबल बनाएंगे। तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ फिक्स करना कि खरीदने से रिलेटेड कौन काम देखेगा, उसका स्टोरेज का काम कौन देखेगा, उसका इशू से रिलेटेड कौन काम देखेगा, अकाउंटिंग पार्ट कौन देखेगा, वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को फिक्स करना भी हमारा मटेरियल कंट्रोल का ऑब्जेक्टिव होता है। इसके साथ हम ये कह सकते हैं कि मैनेजमेंट को सारी इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत पड़ती है कि क्या क्वालिटी का माल, क्या क्वांटिटी का माल हमारे पास अवेलेबल है या नहीं है। वो सारी चीज़ जब भी हमसे मैनेजमेंट कोई इन्फॉर्मेशन मांगता है तो जब हमारा डेटा प्रिपेयर होगा तो इस इन्फॉर्मेशन को भी सप्लाई किया जा सकता है। तो कुल मिला के मैंने आपसे पहले भी कहा था कि एक तरह से हमारा जो WH वर्ड्स का आंसर है वो ही हमारा मटेरियल कंट्रोल का ऑब्जेक्टिव हो जाता है कि सही क्वालिटी का माल, सही रेट का माल, सही क्वांटिटी में ख़रीदा गया, सही टाइम पे ख़रीदा गया, सही सेलर से ख़रीदा गया और सही प्रोसेस से ख़रीद कर हम उसका स्टोरेज करते हैं और उसका प्रॉपर इशू करते हैं। तो ये जो सारा का सारा प्रोसेस है यही हमारा मटेरियल कंट्रोल के ऑब्जेक्टिव्स हो जाते हैं। उसके बाद अब मटेरियल कंट्रोल का प्रोसीजर क्या है या इसका ऑर्गेनाइजेशन कैसे काम करता है। तो मटेरियल कंट्रोल में हम वैसे देखा जाए तो हम एक कंट्रोल पर्सोनेल जो कंट्रोल से रिलेटेड, मटेरियल के कंट्रोल से रिलेटेड होते हैं, और दूसरा प्रोक्योरमेंट यानी खरीदने से रिलेटेड हमारा पूरा प्रोसेस होता है। तो हम मटेरियल कंट्रोल के पूरे काम को इस तरह से बांट सकते हैं कि हमारा जो परचेजिंग डिपार्टमेंट होगा, वहाँ पे जो परचेजिंग ऑफिसर होगा वो उसको खरीदने का प्रोसेस करेगा, यानी कौन सी क्वालिटी खरीदनी है, कहाँ से खरीदना है, मैक्सिमम प्रॉफिट पे कहाँ से खरीदा जा सकता है, ये सारा। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो काम होगा वो नेक्स्ट काम कहाँ पे होगा, जब मटेरियल खरीद लिया जाएगा तो जो रिसीविंग क्लर्क होगा उस रिसीविंग डिपार्टमेंट या वहाँ के क्लर्क का काम होगा कि जो परचेजिंग डिपार्टमेंट ने माल खरीदा था, खरीदने का जो ऑर्डर दिया था एक तरह से, उस परचेज ऑर्डर के अकॉर्डिंग उसको मैच करना और फिर उसके बाद इसको स्टोरेज के लिए भेजना और जो भी उसकी डॉक्यूमेंट्री रिक्वायरमेंट्स हैं उन सबको फुलफ़िल करना। और साथ ही क्या जो क्वालिटी का माल ख़रीदा गया था वो उसके अकॉर्डिंग आया है या नहीं है, वो सारा का सारा काम रिसीविंग डिपार्टमेंट या रिसीविंग क्लर्क का हो जाता है। उसके बाद तीसरा हमारा काम जो होता है वो स्टोरेज डिपार्टमेंट का होता है, जहाँ पे हमारे स्टोर रूम कीपर या स्टोरेज
डिपार्टमेंट काम करता है वो देखता है कि जो मटेरियल रिक्विजिशन नोट हमने बनाया है उसके अकॉर्डिंग उसको जब इशू करना होगा तो उसके रिसीव और इशू के ओवरऑल बैलेंस को भी उसको वहाँ पे उसके रिकॉर्ड्स को भी उसको मेंटेन करना होगा। तो सबसे इम्पोर्टेंट काम एक तरह से आगे जाकर स्टोर कीपर का आ जाता है, क्योंकि उसको खरीदने के लिए परचेज डिपार्टमेंट को बताना है, जो खरीद के माल आ गया है उसके स्टोरेज की प्रॉपर अरेंजमेंट करना है। उसके बाद प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ने मटेरियल रिक्विजिशन के अकॉर्डिंग जो माल मांगा है उस माल को इशू भी करना है, और रिसीट और इशू का पूरा वहाँ पे उसको लेखा करना होता है। तो ये का सारा जो काम होता है वो हमारा स्टोरेज डिपार्टमेंट का होता है। उसके बाद प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का जो सुपरवाइज़र होता है वो भी रिस्पॉन्सिबल होता है, जो प्रैक्टिकली मटेरियल का यूज़ होता है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। और जो माल खरीदते हैं उससे रिलेटेड हमें बहुत सारे डॉक्यूमेंट्री डिवाइस जो एविडेंसेस होते हैं वो हमें रखने पड़ते हैं। तो वो सारा का सारा हमें कंट्रोल प्रोसीजर में ध्यान रखना होगा। थियोरेटिकल बात थोड़ी सी और आ जाती है कि छोटे छोटे क्वेश्चन बनते हैं 2 नंबर के, तो कुछ पॉइंट्स ऐसे होते हैं जहाँ पर आपको कुछ छोटे क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि आपके कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स या प्रोसीजर आपको फॉलो करना होता है जब मटेरियल को ख़रीदा जाता है। तो पहला डॉक्यूमेंट जो आता है वो परचेज रिक्विजिशन का होता है, जिसे कहा जाता है कि एक तरह से मटेरियल को ख़रीदने की जो ज़रूरत है उसके बारे में बताना, वो हमारा परचेज रिक्विजिशन होता है। उसके बाद माल को ख़रीदने का जो ऑर्डर है वो परचेज ऑर्डर हो जाएगा। जो विक्रेता है वो जब माल हमें भेजेगा तो वो जो इनवॉइस हमें बना के भेजेगा उसे वेंडर्स इनवॉइस कहा जाता है। उसके बाद रिसीविंग नोट हम बनाएंगे, और अगर जितना ऑर्डर दिया उसके अकॉर्डिंग आया है या नहीं आया है, ज़्यादा आया है कम आया है, तो वहाँ पे डेबिट क्रेडिट नोट, ये सारा का सारा हम अकाउंटेंसी में पढ़ के आते हैं, राइट। अगर माल को लौटाना पड़ता है तो मटेरियल रिटर्न नोट, या एक से दूसरे प्रोडक्शन हाउस पे शिफ्ट करना पड़ता है तो हमें ट्रांसफ़र नोट बनाना पड़ेगा। ये बेसिक थियोरेटिकल हमारा नॉलेज है, और उसके बाद उसका स्टोर कीपिंग करना पड़ेगा, राइट। अब जो इस चैप्टर से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वो है हमारा कि इन्वेंट्री को कंट्रोल जब हम करना चाहेंगे। देखिए, माल खरीदना, माल को स्टोर में रखना, और स्टोर में रखे गए माल को प्रोडक्शन साइट्स पे उनकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग इशू कर देना, ये जो पूरा प्रोसेस है इसका जब हम एक तरह से बैलेंस बना लेते हैं तो ऑटोमेटिकली इन्वेंट्री का कंट्रोल हो जाता है। तो इन्वेंट्री का कंट्रोल करने के लिए प्रोडक्शन डिपार्टमेंट जो है जब माल मांगेगा तो जितना उनको चाहिए वो इशू करने के लिए स्टोरेज डिपार्टमेंट के पास होना भी चाहिए माल, राइट। अब जो जितना माल होना चाहिए वो वहाँ पे स्टोरेज डिपार्टमेंट का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि माल इतना ज़्यादा भी नहीं हो जाए कि वेस्टेज हो रहा है या उसमें पैसा ज़्यादा इन्वेस्ट किया हुआ है, और माल इतना भी कम नहीं होना चाहिए कि प्रोडक्शन की जब रिक्वायरमेंट आए तो हम उसको फुलफ़िल नहीं कर पाएँ। तो बहुत सारी टेक्निक्स हमारे पास स्टोर कंट्रोल की है, जिसमें मैं पहले आज तो नाम बता देती हूँ कि हम लेवल्स सेट करते हैं। यानी लेवल सेट का मतलब करने का मतलब ये होता है कि कितना स्टॉक हमारे पास होना चाहिए उसके लेवल सेट करते हैं। माल कितना मंगाना है उसका EOQ हम डिसाइड करते हैं, और उसके बाद इन्वेंट्री कंट्रोल के बहुत सारे एनालिसिस हम करते हैं। ABC एनालिसिस, FNSD एनालिसिस, वैड एनालिसिस, JIT एक नया अप्रोच आया था उसको हम यूज़ कर सकते हैं। टर्नओवर रेशियोज़ हम निकालते हैं, और स्टॉक का एक तरह से वेरिफिकेशन भी हम करते रहते हैं। तो ये सारा हमारा प्रैक्टिकल पार्ट आता है जो इन्वेंट्री कंट्रोल से रिलेटेड होता है। आज हम जो इम्पॉर्टेंट एक टॉपिक है इससे रिलेटेड, प्रैक्टिकल एस्पेक्ट से रिलेटेड, जो आपकी 20 नंबर का क्वेश्चन को बिलोंग करता है उसके बारे में बात करेंगे। जैसे मैंने आपसे कहा था कि जो स्टोरेज डिपार्टमेंट में जितना भी हम रॉ मटेरियल को या जो भी मटेरियल हमारा जो रिक्वायर्ड मटेरियल है उसको रखते हैं, तो वो ख़रीदने का ऑर्डर देते समय कुछ स्टॉक की लिमिट्स का वहाँ पर ध्यान रखना उनको पड़ेगा। स्टॉक की लिमिट का ध्यान रखने का मतलब क्या होगा कि जैसे मैंने आपसे बताया कि मटेरियल इतना ज़्यादा भी स्टोर में नहीं होना चाहिए कि वो वेस्ट हो, और इतना कम भी नहीं हो कि प्रोडक्शन को रोकना पड़े, वहाँ पे इंटरप्शन आ जाए। तो हम यहाँ पर कुछ लेवल्स सेट करते हैं, जिसमें सबसे पहला लेवल होता है हमारा रीऑर्डर लेवल। रीऑर्डर लेवल का मतलब है पुनः आदेश का स्तर, यानी
किसी भी जो भी हमारा मटेरियल है उसकी रीऑर्डर लेवल का मीनिंग ये होता है कि वह लेवल जिस पर पहुंचते ही जो स्टोर कीपर है वो परचेजिंग डिपार्टमेंट को नया स्टॉक खरीदने के लिए एक तरह से परचेज रिक्विजिशन नोट बना के भेजता है कि हमें इस मटेरियल की ज़रूरत है। एक लेवल सेट हमने कर दिया है, उस लेवल पर जैसे ही हमारा मटेरियल आएगा हम मटेरियल को एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि मटेरियल को मंगाने का प्रोसेस हम शुरू कर देते हैं। हमारे स्टोर में जैसे ही एक लेवल हमारा वहाँ तक आ जाता है तो ये लेवल वो होता है जिसको हम डिसाइड करते हैं नॉर्मली, जो हमारा मिनिमम लेवल और मैक्सिमम लेवल के बीच में होता है। यानी एक एग्जांपल जैसे सपोज करिए बनाइए कि आपने कहा कि हमें जैसे ही हमारे स्टोर में 100 यूनिट्स बचेंगी हम माल को मंगाने का प्रोसेस शुरू कर देंगे। 100 यूनिट बचाना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि माल को मंगाने के प्रोसेस में टाइम भी लगेगा और साथ में हम डेली उसको यूज़ भी तो करेंगे। सपोज कीजिए रोज़ आप 25 यूनिट्स यूज़ करते हैं और अगर आपका 4 दिन लग जाए माल यूनिट मंगाने में तो 100 यूनिट तो मिनिमम आपके पास होनी ही चाहिए, राइट? तो उससे ऊपर, क्योंकि कई बार ऐसा होगा कि कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसी होती है जो हमारे कंट्रोल में नहीं होती है, तो ऐसे में हमें क्या करना पड़ेगा, थोड़ा उससे ऊपर एक लेवल रखना पड़ेगा। इसलिए मिनिमम लेवल और मैक्सिमम लेवल के बीच का एक लेवल जो हम डिसाइड करते हैं, जिसे हमारी कंजप्शन रेट और माल को मंगाने में लगने वाले टाइम के बेस पर हम डिसाइड करते हैं। तो वह लेवल जो मिनिमम और मैक्सिमम लेवल के बीच में डिसाइड होता है, जो हमारा मंगाने के टाइम के बीच में हमारे पास एक तरह से वो मटेरियल के रिक्वायरमेंट को पूरा करने का एक तरह से लेवल होता है, वो हमारा पुनः आदेश स्तर या रीऑर्डर लेवल कहलाता है। तो रीऑर्डर लेवल डिसाइड कैसे करेंगे प्रैक्टिकली, यानी क्वांटिटी कैसे डिसाइड होगी? तो रीऑर्डर लेवल को लगाने का फॉर्मूला हमारा हो जाता है कि हमारा मैक्सिमम कंजप्शन कितना है, डेली हम कितना कंजप्शन करेंगे, और दूसरा इसको किससे मल्टीप्लाई करना है कि माल को मंगाने में मैक्सिमम टू मैक्सिमम कितना टाइम लग जाएगा, यानी मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड। जैसे आपसे कहा जाए कि डेली 25 यूनिट्स आप यूज़ करेंगे और माल को मंगाने में 5 से 7 सप्ताह लग जाते हैं, तो 7 वीक से आप मल्टीप्लाई करेंगे तब आपका पता लगेगा कि आपका रीऑर्डर लेवल यानी वह स्तर जिस पर पहुंचते ही आपको माल को मंगाने का प्रोसेस शुरू करना है वो डिसाइड हो जाता है। ठीक है। दूसरा जो लेवल हम डिसाइड करते हैं वो होता है मिनिमम स्टॉक लेवल, जिसे कई बार सेफ्टी स्टॉक भी कहा जाता है। यानी मिनिमम स्टॉक लेवल वह स्टॉक लेवल है जिससे कम नॉर्मली हम अपने स्टोर्स में नहीं होने देते हैं माल। यानी मटेरियल को खरीदने का जो प्रोसीजर है उसको हम इस तरह से कंट्रोल करते हैं कि मिनिमम स्टॉक लेवल पर पहुंचने से पहले ही जो हमने ऑर्डर दिया है वो ऑर्डर वाला माल आ जाए। तो इसीलिए एक तरह से इसके क्या कहा जा सकता है, इसे आपका इमरजेंसी स्टॉक भी कहते हैं। यानी जैसे आपने कहा कि 50 यूनिट तो मिनिमम होनी ही चाहिए, यानी 100 पे मंगाना शुरू किया, 2 दिन के कंजप्शन के अकॉर्डिंग 2 दिन में ही माल आ गया, 50 तक पहुँचे उससे पहले ही माल आ गया है, तो वो एक तरह से इमरजेंसी स्टॉक, सेफ्टी स्टॉक, या जो एक ऐसा लेवल जिससे नीचे नॉर्मल कंडीशंस में, ये हमारी कई बार सिचुएशंस आउट ऑफ कंट्रोल जब हो जाए तब यूज़ करने के लिए माल होता है। तो जो स्टॉपेज ऑफ प्रोडक्शन को रोकने का जो एक तरीका वो ये है कि इमरजेंसी के लिए कुछ माल रखा जाए, तो ये हमारा मिनिमम क्वांटिटी होती है जिसे हमें हमेशा रखना होता है। मिनिमम स्टॉक लेवल को भी डिसाइड करने के लिए हमें पहली चीज़ तो वही ध्यान रखनी पड़ेगी कि हमारा कंजप्शन क्या है। दूसरी चीज़ ये ध्यान रखनी पड़ेगी कि नए माल को मंगाने में हमें कितना टाइम लगेगा, वो हमें ध्यान में रखना होगा। अब मिनिमम स्टॉक लेवल का जब हम डिसाइड करेंगे, जैसे मैंने आपसे कहा कि एक लेवल हमने डिसाइड कर लिया कि रीऑर्डर लेवल यानी 100 यूनिट, सपोज कीजिए आपने डिसाइड किया था कि 100 यूनिट्स तो आपके पास होनी ही चाहिए। 100 यूनिट तक पहुंचते ही आप माल मंगाना शुरू करेंगे, लेकिन मंगाने में सपोज कीजिए आपको 2 दिन नॉर्मली लग जाते हैं और 50 का नॉर्मल या एवरेज कंजप्शन आपका है, तो 25 यूनिट्स का कंजप्शन है, तो 2 से मल्टीप्लाई किया तो एक तरह से मिनिमम लेवल क्या आ गया, रीऑर्डर लेवल माइनस नॉर्मल या एवरेज कंजप्शन रेट एंड मल्टीप्लाइड बाय नॉर्मल रीऑर्डर पीरियड। यानी रीऑर्डर लेवल जो फर्स्ट फॉर्मूला से हम निकालेंगे वो हमें पहले कैलकुलेट करना आना चाहिए रीऑर्डर लेवल। इसमें से क्या माइनस कर देना है, नॉर्मल या एवरेज कंजप्शन कितना है और इसमें से इसका नॉर्मल या एवरेज पीरियड कितना है। जैसे अगर 2 से 4 सप्ताह लग जाते हैं या 2 से 4 दिन लग जाते हैं
2 + 4 इज डिवाइडेड बाई 2, यानी एवरेज कर लीजिए, जिसे नॉर्मल भी कहा जाता है। तो नॉर्मल कंजप्शन मल्टीप्लाइड बाय नॉर्मल रीऑर्डर पीरियड, और ये जो वैल्यू आता है, जो क्वांटिटी निकल के आती है, इसे रीऑर्डर लेवल में से माइनस कर देते हैं तो हमारा मिनिमम स्टॉक लेवल डिसाइड हो जाएगा, राइट। उसके बाद तीसरा जो स्टॉक लेवल डिसाइड करते हैं वो होता है मैक्सिमम स्टॉक लेवल। मैक्सिमम स्टॉक लेवल मतलब वह मैक्सिमम क्वांटिटी जिससे ऊपर नॉर्मल कंडीशंस में हम नहीं लेके जाएंगे, क्योंकि ज़्यादा माल स्टोरेज करने का लॉस क्या होगा, ज़रूरत ही नहीं, और बहुत ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा स्टोर कर लिया तो आपका वेस्टेज का डर रहेगा, साथ ही मनी भी आपकी ब्लॉक हो जाती है। तो वह लेवल जिससे ऊपर नॉर्मली हम नहीं लेके जाते हैं माल को, वह हमारा मैक्सिमम स्टॉक लेवल हो जाता है। वही हमारा कंजप्शन की रेट आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, मटेरियल की क्वालिटी कैसी है वो ध्यान रखनी पड़ेगी, आपका स्टोरेज के कैसा व्यवस्था है, आपके पास स्टोर प्रॉपर है या नहीं है अवेलेबल, वो ध्यान रखना पड़ेगा। स्टोरेज की कॉस्ट कितनी आती है, क्या आपके पास कैपिटल अवेलेबल है या नहीं है, माल कैसा है, जल्दी ही ऑब्सोलेट हो जाएगा क्या, या गवर्नमेंट के कुछ रेस्ट्रिक्शंस हैं या नहीं है। इन सब बात को ध्यान में रखते हुए हमें मैक्सिमम लेवल डिसाइड करना होता है। तो थियोरेटिकली तो हमें बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ेगी, कंजप्शन की रेट जैसे बताया, वस्तु का गुण क्या है, कितनी कैपिटल अवेलेबल है, कैपिटल की कॉस्ट क्या लगती है, माल अप्रचलित तो नहीं हो जाएगा, इंश्योरेंस की कॉस्ट कितनी लगेगी, गवर्नमेंट के रेस्ट्रिक्शंस क्या हैं, ठीक है, ये सारी बातें तो ध्यान रखनी पड़ेगी। लेकिन जब हम क्वांटिटी डिसाइड करेंगे तो मैक्सिमम लेवल का क्वांटिटी डिसाइड करने के लिए हमें फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा, और ये फॉर्मूला है रीऑर्डर लेवल, यानी जो फर्स्ट फॉर्मूला से निकालते हैं, प्लस एक बार में कितनी क्वांटिटी मंगाएंगे, यानी रीऑर्डर की क्वांटिटी, राइट। तो रीऑर्डर लेवल में रीऑर्डर क्वांटिटी को प्लस कर लीजिए, और इसमें से क्या माइनस करना है, मिनिमम टू मिनिमम कितना कंजप्शन हम डेली करेंगे, और डेली या वीकली जो भी आपका टाइम पीरियड है, और उसमें से मंगाने में सबसे कम समय कितना लगेगा। तो मिनिमम कंजप्शन को मिनिमम रीऑर्डर पीरियड से मल्टीप्लाई करना है, और ये जो वैल्यू हमारी निकल के आती है इसको किस में से माइनस कर देना है, रीऑर्डर लेवल प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी से माइनस कर देना है। अगर रीऑर्डर क्वांटिटी नहीं दे रखी है तो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी जो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे उसको हम रीऑर्डर क्वांटिटी मान लेते हैं, और उसको उसमें से माइनस प्लस करके रीऑर्डर लेवल में मैक्सिमम लेवल कैलकुलेट कर लिया जाता है, ठीक है। यानी रीऑर्डर लेवल प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी माइनस ब्रैकेट में किया हमने, किस चीज़ को माइनस करना है, दो चीज़ों का मल्टीप्लिकेशन है, मिनिमम कंजप्शन मल्टीप्लाइड बाय मिनिमम रीऑर्डर पीरियड, तो हमारा मैक्सिमम स्टॉक लेवल निकल के आ जाता है, जिससे ज़्यादा हम स्टोर में नहीं रखेंगे। यानी जो नॉर्मली हम ये मान के चलते हैं कि जो एक्चुअल जो मटेरियल होगा वो मिनिमम और मैक्सिमम के बीच में ही रहता है, तो मैक्सिमम को डिसाइड करते समय हमें ये फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा। बाकी जो प्रैक्टिकल जो थियोरेटिकल बातें हैं कि जो मैंने आपको बताया कि वो सारे पॉइंट्स तो हमें ध्यान रखने ही होंगे। इसके बाद एक लेवल और हम डिसाइड कर सकते हैं जो हमारा एवरेज स्टॉक लेवल होता है। एवरेज का मतलब मिनिमम स्टॉक लेवल प्लस मैक्सिमम स्टॉक लेवल इज डिवाइडेड बाय 2 कर लेते हैं, तो हमारा एवरेज स्टॉक लेवल निकल के आ जाता है। कई बार आपको डेंजर लेवल भी निकालने के लिए कहा जाता है, यानी डेंजर लेवल का मतलब ये हो सकता है कि वह लेवल जिस पे पहुंचते ही तो आपको बाई हुक और बाई क्रुक मटेरियल मंगाना ही पड़ेगा, अदरवाइज आपका प्रोडक्शन रुक जाएगा। तो मिनिमम से नीचे का जो एक लेवल है वो हमारा डेंजर लेवल डिसाइड हो जाता है, राइट। प्रैक्टिकल में नॉर्मली हमारे पास जो क्वेश्चंस आते हैं वो रीऑर्डर लेवल डिसाइड करना, मैक्सिमम स्टॉक लेवल निकालना, मिनिमम स्टॉक लेवल निकालना और एवरेज स्टॉक लेवल निकालने से रिलेटेड होते हैं। तो ये सारे के सारे हमारा प्रैक्टिकल पार्ट हमारा बन जाता है फर्स्ट में। एक तरह से मटेरियल कंट्रोल में जो नॉर्मली पहले लेवल सेटिंग की जब हम बात करते हैं तो ये कुछ लेवल्स हमें प्रैक्टिकली फॉर्मूला लगा के निकालने पड़ेंगे। और इसको हम देखिए, जैसे मैंने एक क्वेश्चन आपके लिए लिया है कि हमारे पास 2 तरह के हमारे कंपोनेंट्स हम यूज़ करते हैं, ए और बी। ये जो ए और बी कंपोनेंट्स हैं उसमें मैं आपको क्वेश्चन में इस तरह से डिटेल होगी कि मिनिमम यूजेज 25 यूनिट्स पर वीक का है, मैक्सिमम यूनिट्स जो है वो 75 यूनिट्स हम पर वीक यूज़ करते हैं, राइट। नॉर्मल आप करें, नहीं भी दिया जाए तो मिनिमम और मैक्सिमम को प्लस करके डिवाइडेड बाय 2 कर देते हैं, नॉर्मल हो जाता है। तो नॉर्मल दिया जाए तो उसको यूज़ कर लीजिए, जैसे यहाँ गिवन है कि 50 यूनिट्स पर वीक आप यूज़ करते हैं ए और बी की, राइट। रीऑर्डर का जो क्वांटिटी है वो एक बार में हम 300 यूनिट्स मंगाते हैं और बी की 500 यूनिट्स में हम मंगाते हैं। मंगाने में कितना टाइम लगता है रीऑर्डर पीरियड, ए को मंगाने में 4 से मिनिमम 6
4 वीक और मैक्सिमम 6 वीक लगते हैं, जबकि बी को मंगाने में 2 से 4 सप्ताह का समय लगता है। अब क्वेश्चन आपसे पूछता है कि रीऑर्डर लेवल निकालिए, मिनिमम लेवल निकालिए और मैक्सिमम लेवल निकालिए, राइट। तो कैसे हम इसको करेंगे? सबसे पहले रीऑर्डर लेवल लगाया। फॉर्मूला क्या है? मैक्सिमम कंजप्शन इनटू मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड। अगर एक से ज़्यादा कंपोनेंट है तो हर एक कंपोनेंट का आपको लेवल अलग अलग सेट करना होता है। ऐसा नहीं कि सबको मिक्स किया और सबका साथ निकाल लिया। जैसे कंपोनेंट ए का निकाला तो वहाँ पे आपको क्लियर कहा था कि मैक्सिमम कंजप्शन जो है वो 75 यूनिट्स पर वीक का है और रीऑर्डर का जो पीरियड था वो 4 से 6 सप्ताह था, ठीक है। ए का तो 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 75 इंटू 6 किया तो 450 यूनिट्स हमारा कंपोनेंट ए का रीऑर्डर लेवल हो जाएगा। जबकि जो दूसरा हमारा कंपोनेंट है, मटेरियल है, उसमें मैक्सिमम कंजप्शन तो 75 यूनिट्स का ही है, लेकिन मंगाने में इसमें 2 से 4 सप्ताह लगते हैं। तो मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड 4 सप्ताह से मल्टीप्लाई किया तो हमारा 300 यूनिट्स हम इसका रीऑर्डर लेवल मेंटेन करते हैं। यानी इस लेवल पर पहुंचते ही 450 यूनिट का लेवल पहुंचते ही कंपोनेंट ए को मंगाने का प्रोसेस शुरू हो जाएगा और 300 यूनिट पहुंचते ही बी का मंगाने का प्रोसेस हमारा शुरू हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट हमारी जो रिक्वायरमेंट है क्वेश्चन की वो है मिनिमम लेवल सेट करना। तो मिनिमम लेवल का फॉर्मूला है रीऑर्डर लेवल, जो ऊपर आपने डिसाइड किया, माइनस इसमें से नॉर्मल कंजप्शन इनटू नॉर्मल रीऑर्डर पीरियड, राइट। तो कंपोनेंट ए का निकाला, 450 यूनिट्स हमने निकाल ही रखा है। इसमें से नॉर्मल कंजप्शन 50 यूनिट का था और नॉर्मल रीऑर्डर पीरियड कैसे निकालेंगे? 4 से 6 सप्ताह, यानी 4 + 6 इज डिवाइडेड बाई 2, तो 5 सप्ताह का समय आ जाएगा। तो 50 इंटू 5 250 हुआ, 450 में से माइनस किया तो 200 यूनिट्स हमारा मिनिमम लेवल हमें मेंटेन करना होगा ए का। और इसी तरह से बी का जो मिनिमम लेवल मेंटेन करना होगा वो 300 माइनस 50 इंटू 3 यानी 150 यूनिट्स का मेंटेन करना होगा। जब हम मैक्सिमम लेवल की बात करते हैं तो रीऑर्डर लेवल प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी फॉर्मूला है हमारा। इसमें से क्या माइनस करना है? माइनस मिनिमम कंजप्शन इनटू मिनिमम रीऑर्डर पीरियड। तो जैसे ए प्रोडक्ट की हम बात करेंगे तो प्रोडक्ट ए में मिनिमम रीऑर्डर लेवल जो हमारा है वो है 450 का, जो हमने फर्स्ट पॉइंट में निकाला है। रीऑर्डर का जो क्वांटिटी है वो क्वेश्चन में गिवन है 300 यूनिट्स का है ए का, राइट। तो 450 + 300 माइनस मिनिमम कंजप्शन, हम मिनिमम 25 यूनिट्स पर वीक यूज़ करते हैं और मंगाने में 4 से 6 सप्ताह यानी 4 मिनिमम रीऑर्डर पीरियड का टाइम हो जाएगा। तो ये हमारा निकल गया कंपोनेंट ए का 650 यूनिट्स। और इसी तरह से कंपोनेंट बी का हम निकाल लेंगे 300 यूनिट्स, इसका रीऑर्डर लेवल है। इसमें प्लस किया रीऑर्डर क्वांटिटी, एक बार में हम 500 यूनिट मंगाते हैं तो 300 + 500, और इसमें से क्या माइनस कर दीजिए? इसका मिनिमम कंजप्शन, इसका भी 25 यूनिट्स का है, लेकिन इसका मिनिमम टाइम जो लगता है वो 2 वीक्स लगता है। तो 50 को माइनस कर दीजिए तो 750 यूनिट्स हमारा मैक्सिमम स्टॉक लेवल हमारा डिसाइड हो जाता है। तो इस तरह से जब हमारे पास मटेरियल को हम जब मंगाने का प्रोसेस करते हैं तो सबसे पहले मंगाते समय मंगाने का जो थियोरेटिकल पार्ट है वो तो हमें ध्यान रखना ही है कि कौन सा अकाउंटिंग एस्पेक्ट है। बार बार हम बोल रहे हैं कि अकाउंटिंग एस्पेक्ट से रिलेटेड जो प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट्स है वो तो हमें पूरी करनी पड़ेगी, डॉक्यूमेंट्री रिक्वायरमेंट्स तो हमें पूरी करनी पड़ेगी, लेकिन प्रैक्टिकली कितना मंगाना चाहिए, किस लेवल पर पहुँचते से मंगा लेना चाहिए, किससे नीचे नहीं पहुंचने देना चाहिए, वो सारा का सारा जब इन्वेंट्री कंट्रोल में हम कौन सा पार्ट करते हैं, हम ये डिसाइड करते हैं कि लेवल्स का सेटिंग करते हैं। तो यहाँ पर ये जो ज़्यादा यूज़फुल है वो रीऑर्डर लेवल, मिनिमम लेवल, मैक्सिमम लेवल, और एक तरह से अगर एवरेज करेंगे तो मिनिमम लेवल प्लस मैक्सिमम लेवल इज़ डिवाइडेड बाई 2। ये तो दोनों आपने निकाल ही रखे हैं, बस इनका एवरेज कर लीजिए। हर एक कंपोनेंट का अलग अलग, हर एक तरह का जो माल हमारा यूज़ होता है उन सबका अलग अलग आपको वहाँ पर निकालना होगा, ठीक है। तो इस तरह से हम इन्वेंट्री कंट्रोल का जो फर्स्ट पार्ट है इसमें ये सीखते हैं कि मटेरियल कंट्रोल क्या किस तरह से, कहाँ से, कैसे, कब खरीदना चाहिए, वो क्वेश्चंस तो हैं ही सही, और कितना क्वांटिटी हमें खरीदना चाहिए ताकि हमारा मटेरियल का जो ओवरऑल कॉस्ट हमारा लगे वो मिनिमम हो सके। तो आशा करती हूँ कि ये लेक्चर आपके लिए यूज़फुल होगा। थैंक यू सो मच।